HTML class attribute is used to specify a class for an HTML element. एलिमेंट क्या होता है, कौन बताएगा? हाँ, IMG या SRC? SRC तो एट्रीब्यूट होता है, ऐसे होता है। आसिम, हाँ ठीक है। तो SRC जो है वो एट्रीब्यूट है, IMG जो है वो एलिमेंट है, यानी कि जो ओपनिंग होती है ना वही एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे H1 इज ए एलिमेंट, बट अलाइन जो है वो उसका एट्रीब्यूट है। ठीक है, so multiple HTML element can share the same class. So using the class attribute, the class attribute is often used to point to a class name in a style sheet. It can also be used by JavaScript to access and manipulate elements with the specific class name. मैनिपुलेट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जैसे लेट्स से आपने किसी एलिमेंट का बैकग्राउंड कलर सेट किया कोई भी, और आपने विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट उसको किसी डिफरेंट कलर से रिप्लेस किया, तो वो क्या हुआ? मैनिपुलेशन। ठीक है, वो फॉन्ट साइज भी हो सकता है, किसी भी तरह की CSS प्रॉपर्टी मैनिपुलेशन में कंसिडर होगी आपकी। सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल वी हैव 3 div elements with a class attribute with the value of city. All of 3 div elements will be styled equally according to the city style definition in the head section. So आप यहाँ देखेंगे हमने एक इंटरनल CSS का यूज़ किया हुआ है। सिटी क्लास है, क्लास की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? डॉट के साथ, हैश होगा तो ID होगा। तो यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज जैसे कि बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, बॉर्डर प्रॉपर्टीज, मार्जिन प्रॉपर्टीज एंड पैडिंग प्रॉपर्टीज। तो ये जो मार्जिन और पैडिंग लिखा हुआ है, ये 20 पिक्सल का मतलब क्या होगा? ये ऑल साइड से है या पर्टिकुलर किसी एक साइड से है? ऑल साइड से। कैसे पता चला तुम्हें ये? हाँ करेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हुआ? अगर ओनली मार्जिन या पैडिंग कीवर्ड आपको दिखाई दे, इट मीन्स कि शॉर्ट हैंड है, यानी कि चारों साइड पर ही अप्लाई होगा। अगर होता है पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी साइड के लिए तो होता है मार्जिन हाइफन लेफ्ट, मार्जिन हाइफन राइट। अब जब भी हम लोग कुछ इस तरह से कस्टमाइजेशन करते हैं तो ध्यान रखना टॉप से शुरुआत होती है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। याद कैसे रखोगे? क्लॉक को ध्यान में रखो, 12 3 6 9। ठीक है, तो 12 पर टॉप, 3 पर राइट, 6 पर बॉटम एंड 9 पर लेफ्ट। सो इन दिस एग्जांपल वी हैव 3 div, सभी को हमने क्लास ऑफर किया है सिटी। ओके, सो क्या देखेंगे? तीनों div का आउटपुट आपको सेम मिल जाएगा इस तरह से, है ना? क्योंकि क्लास एक है तो आउटपुट भी सेम होगा तीनों का। क्या नाम है आपका? कृष्णन भूमि। In the following example, we have 2 span elements with a class attribute with the value of node. Both span element will be styled equally according to the dot not style definition in the head section. So अब की बार हमने क्या यूज़ किया है? एक क्लास बनाया नोट के नेम से, फॉन्ट का साइज हमने इंक्रीज किया है और उसका कलर क्या है? रेड। तो H2 और पैराग्राफ दोनों एलिमेंट में आप देखोगे स्पैन एलिमेंट है और क्लास दोनों सेम ही शेयर कर रहे हैं दूसरे के साथ। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस क्या दिखाई देगा? हेडिंग में जो फॉन्ट साइज होगा उसके अकॉर्डिंग 120% हो जाएगा, और जो पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट साइज होता है उसके अकॉर्डिंग 120% मिलेगा। बट अगर ये परसेंटेज ना हो के पिक्सल्स होता तब क्या होता?
तब दोनों जगह पर आपको सेम ही रिजल्ट मिलता है। ट्राई करेंगे। क्या लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, जैसे कि 20px स्मॉल में लिखिएगा, तो दोनों जगह फॉन्ट साइज सेम ही है ना, ठीक है। तो 120 जो हमने यहाँ लिखा परसेंटेज के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, हेडिंग का जो भी साइज है उस डिफ़ॉल्ट साइज में 20% ऐड करो, पैराग्राफ का जो डिफ़ॉल्ट साइज है उसका 20% ऐड कर दो। तो पैराग्राफ का डिफ़ॉल्ट साइज कितना होता है 16 पिक्सल, तो 16 पिक्सल में 20% आपका क्या हुआ, एड ऑन हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, जाके इंस्पेक्ट करोगे इसको, तो इस पर्टिकुलर स्पैन पर आप जाइए, साइज कितना हो गया 16 से 19.2, और इसी तरह से अगर आप यहाँ हो गए हेडिंग में तो कितना हो गया 38.4, ठीक है। तो वो अपना पिक्सल में कन्वर्ट कर लेगा परसेंटेज को। द क्लास एट्रीब्यूट कैन बी यूज्ड ऑन एनी HTML एलिमेंट, जो हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं ना, क्लास आप किसी भी एलिमेंट पर चला सकते हैं। द क्लास नेम इज केस सेंसिटिव, मीन्स अगर आपने यहाँ पर स्मॉल में लिखा है नोट, और अगर आपने कॉल करते वक्त एन को कैपिटल किया तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। सिंटेक्स फॉर क्लास, टू क्रिएट अ क्लास राइट अ पीरियड करेक्टर, यानी कि जो हम लोग डॉट लगाते हैं, फॉलोड बाय अ क्लास नेम, देन डिफाइन दी CSS प्रॉपर्टीज विद इन कर्ली ब्रेसेस, ठीक है। जो भी आप CSS की प्रॉपर्टी डिफाइन करें वो आपके इस कोड ब्लॉक के अंदर होनी चाहिए। तो ये सिटी क्लास अगर हमने डिफाइन की है, अगर ये एग्जीक्यूट होगी तो किस केस में होगी, और नहीं होगी तो किस केस में नहीं होगी, कौन बताएगा। होने के पीछे का तो रीजन पता है कि भाई क्लास एट्रीब्यूट में सिटी लिखा होगा तो हो जाएगा, है ना। बट अगर किसी एलिमेंट में हमने डिफाइन ही नहीं किया होगा तो क्या होगा, नहीं होगा ना ये एग्जीक्यूट। तो क्या होता है कि जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इस एग्जांपल को यहाँ से कॉपी करके नोटपैड पर लाते हैं, और यहाँ देखिए तो ये कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, मेन जो हमारे हेडिंग्स हैं, जैसे कि H2, ठीक है। बट क्या हो कि मैं इसको यहाँ लिख दूं कि H2, P, अब क्या होगा, अब ये हेडिंग और पैराग्राफ दोनों पर ही एप्लीकेबल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ कोई क्लास नहीं है, अब क्या है, एलिमेंट सेलेक्टर। हमने एलिमेंट का नेम दिया है, तो जहाँ पर भी ये होगा सभी में अप्लाई हो जाएगा। और इत्तेफाक की बात है कि बॉडी के अंदर ओनली H2 और P एलिमेंट ही है, तो इसलिए सभी H2 और P चेंज हो गए। बट क्या हो कि अगर मैं इसको 1 कर दूं, क्या ये अब अप्लाई होगा, तो H1 को छोड़ के बाकी सभी पर अप्लाई हो जाएगा। तो हम लोग क्लास का यूज़ किस लिए करते हैं, ताकि जितने पार्ट पर हम चेंजेस इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं सिर्फ उतने में ही इफेक्टिव हो। तो क्लास कभी भी ऑटोमेटिक अप्लाई नहीं होता जब तक आप क्लास इक्वल टू क्लास का नेम डिफाइन ना कर दो, ठीक है। बट एलिमेंट के केस में आपको बताना नहीं होगा, आप बस एलिमेंट का नेम बताइए, ऑटोमेटिकली फाइंड आउट करेगा डोम में और इम्प्लीमेंट हो जाता है, जो मैंने भी आपको करके दिखाया। मल्टीपल क्लासेस, कई बार ऐसा रिक्वायरमेंट आएगा कि आपको एक से ज़्यादा क्लास भी अप्लाई करने हो सकते हैं एक ही एलिमेंट में। सो HTML एलिमेंट्स कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लास। टू डिफाइन मल्टीपल क्लासेस, सेपरेट द क्लास नेम विद अ स्पेस। एग्जाम्पल, मुझे सिटी और मेन ये दो डिफरेंट क्लास हैं और दोनों को कॉल करना है, तो आप कैसे लिखेंगे, सिटी स्पेस मेन। अब आपकी दो या दो से जितनी भी ज़्यादा अपनी क्लासेस कॉल करनी है कर सकते हो। The element will be styled according to all the classes specified. So in the following example, the first H2 elements belong to the both city classes and also the main class and will get the CSS style from both of the classes. तो हमने एक एग्जाम्पल जो ये क्रिएट किया हुआ है, इसमें एक मेन के नाम से क्लास और है, उसमें हमने क्या लिखा है, टेक्स्ट लाइन सेंटर। तो जहाँ पर भी आप मेन को बाइंड करोगे, ठीक है, वहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ज़रूरी नहीं कि सिटी के साथ, अगर मैं
मेन को पैराग्राफ पर कॉल कर दूंगा तो पैराग्राफ सेंटर हो जाएगा। ट्राई करके देखते हैं। कॉपी दिस एग्जांपल, नोटपैड में ओपन करेंगे इसको और हम यहाँ से इस क्लास को करेंगे कॉपी, यहाँ करते हैं कॉल और मैं इसमें से सिटी हटा देता हूँ। आउटपुट में डिफरेंस नोट करेंगे क्या हो रहा है, काम कर रहे हैं ना। बट यहाँ टॉपिक क्या था, मल्टीपल क्लासेस, तो हम एक से ज़्यादा क्लास कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा सिटी स्पेस मेन, तो देखो पैराग्राफ दोनों चीज़ों को शेयर कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आगे जाके क्या होगा कि आपको एक एलिमेंट पर बहुत सारे क्लासेस कॉल करने पड़ सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिखाते हैं। जो आपका एडवांसमेंट है वो बूटस्ट्रैप है, जो आप आगे जाके सीखने वाले हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट्स से ये एक अकॉर्डियन का हम लोग एग्जांपल देख रहे हैं। यहाँ पर एक क्लास है सिंगल, यहाँ पर एक क्लास है। अब जैसे यहाँ पर आप देखोगे एक ये क्लास है, एक ये क्लास है और एक ये क्लास है। कितनी क्लास शेयर हो रही है एक साथ, 3 क्लासेस। ऐसा को बहुत सारे इसमें एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पर आपको मल्टीपल क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे। पेज नेविगेट, अच्छा ये तो सॉरी अलग चीज हो गया। किस में आ सकते हैं, नैव के अंदर आ सकते हैं, नैव बार 1 2 3। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखोगे अंदर आपको 1 2 मल्टीपल क्लासेस हैं। ठीक है, 1 2 1 2 3 4। ठीक है, तो मल्टीपल क्लासेस कॉल करनी पड़ेंगी आपको। और अभी जब लोग इस अपना जो जितना पार्ट सीख रहे हैं उसके थ्रू जब आप कस्टम डिजाइनिंग करेंगे तब भी आपको मल्टीपल क्लासेस कॉल करने होंगे। तो ध्यान रखना, मल्टीपल क्लास कॉल करने का तरीका क्या है, दोनों का अलग अलग डिक्लेयर करो डॉट के साथ, और जब इम्प्लीमेंट करोगे तो स्पेस मैंडेटरी है। स्पेस नहीं होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब जरा एग्जांपल रन करो, नहीं हुआ ना एग्जीक्यूट, और अगर स्पेस लगा दोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब यहाँ पर एक सिचुएशन बनाते हैं। हमने क्लास इक्वल टू सिटी जो है विदाउट कोट लिखा है, क्या आउटपुट होना चाहिए, इसको चलना चाहिए कि नहीं। अगर चलेगा तो क्यों चलेगा और नहीं चलेगा तो क्यों नहीं चलेगा, अपने हिसाब से बताओ क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई अभी तक। पहले चलने वाले हाथ खड़े करो, कितने लोगों को लगता है कि चल जाएगा। खैर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा क्योंकि हमने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया है ना। तो ना चलने में खड़े कर दो सब लोग। चल जाएगा, चलो एक वोट है, हाँ चल जाएगा। 2 तुम्हारा निकिता कंफ्यूजन, तो ना की तरफ, तो ना चलने वाले में बाकी सब लोग फिर मैं काउंट कर लूँ, ना में है ना। चलो ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने यहाँ से मेन वाली जो क्लास है उसको हटाया हुआ है, ओनली सिटी को रखा हुआ है। तो यानी कि सिर्फ कलर चेंज होना चाहिए, अलाइनमेंट लेफ्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं पर रिलोड करके, तो अलाइनमेंट क्या हो गया, लेफ्ट, लेकिन क्लास काम कर रही है ना। चलो अब हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मेन। अब बताओ सेंटर लाइन हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, हाँ अच्छा हाँ बताओ तो क्या कह रहे हो। नहीं नहीं तो कुछ बताया इन्होंने। अच्छा लेकिन पहले वाला तो चल गया बिना इन्वर्टेड कोड के, तो दूसरा क्यों नहीं चलना चाहिए। हाँ, तो अलाइन तो इसलिए ना क्योंकि हमने मेन को पास ही नहीं किया। अभी क्या लगता है जब सिटी चल गया तो मेन भी चलना चाहिए ना, या नहीं चलना चाहिए। तो सिटी भी तो वो था, मतलब कि एट्रीब्यूट की वैल्यू, सिटी क्लास ही तो है, ये ऊपर लिखा था हमने सिटी। ठीक है चलो रिलोड करके देखते हैं। नहीं हुआ ना, क्यों नहीं हुआ, इसका आंसर आइडेंटिफाई करेंगे। देखो क्या होता है कि जब भी आप
किसी भी एट्रीब्यूट को 2 वर्ड में डिफाइन करोगे तब वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है, अगर आप इसको इन्वर्टेड कोट में लिखोगे तभी आपका सेकंड वाला एट्रीब्यूट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देखो अब ये मेन काम करेगा आपका। तो ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, आपसे पूछ लिया जाएगा। ठीक है, कि भाई मान लो हमने यहाँ से इन्वर्टेड कोट हटा दिए, इस केस में क्या होगा? तो फर्स्ट वाला जो होगा वही एग्जीक्यूट होगा, सेकंड वाला जो हमारा CSS वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं वेब में स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए इन्वर्टेड कोड आपको चाहिए होगा। अब मान लो जैसे आपने यहाँ जाके बना दिया सिटी क्लास, ठीक है, क्या ये एग्जीक्यूट होगा? ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि क्लास के नेम में स्पेस नहीं होता है, तो ये भी काम नहीं करेगा। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हो या तो इसमें हाइफन लगाओ या इसमें आप अंडरस्कोर लगाओ, तब ये काम करेगा। एक और चीज़, अगर मैं यहाँ लिख दूँ फर्स्ट सिटी तो क्या चलेगा? कितने लोग लगता है चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, करके देखते हैं। फर्स्ट सिटी, ठीक है, तो देखो जितनी भी जगह पर कलर है सब डिसमिस हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी भी क्लास की बिगिनिंग न्यूमेरिक नहीं हो सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सिर्फ अल्फाबेट से इसको स्टार्ट करना है। आप ये जरूर कर सकते हो सिटी 1, तो देखो काम करेगा। हाँ, ठीक है, तो डूज एंड डोंट्स हमें क्लास के साथ पता होने चाहिए, क्या अप्लाई हो सकता है क्या नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से सिटी हटा दो, सॉरी 1 हटा दो, सब में अप्लाई हो जाएगा फिर से। तो समझ में आ गया ना कि अगर मल्टीपल क्लासेस हम लोग लगाने जा रहे हैं तो कई बार ऐसा होगा कि आपका काम नहीं कर रहा है, तो कोशिश करो कि इन्वर्टेड कोड तो मिसिंग नहीं है। मल्टीपल के केस में सिंगल वाला तो चल ही जाएगा, आप कोड लगाओ या मत लगाओ। तो सही तरीका क्या है, क्या हमें कोड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? ध्यान रखना है, हमें इन्वर्टेड कोड ज़रूर लगाना है। टेक्निकली देखा जाए ये एक एरर है। ठीक है, फर्स्ट चलेगा, बाद के एग्जीक्यूट नहीं होंगे। नेक्स्ट, डिफरेंट एलिमेंट्स कैन शेयर सेम क्लास। So different HTML element can point to the same class name. So different element से हमारा मतलब क्या है? देखो यहाँ पर थे पहले similar element H2, समझ में आता है, लेकिन यहाँ हम सेम क्लास को H2 और पैराग्राफ दोनों के साथ शेयर कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? So आप अगर आउटपुट देखो तो दोनों में देखो सेम रिजल्ट हमें मिल रहा है, कलर भी है और फॉन्ट का कलर, बैकग्राउंड कलर दोनों हमारे कॉल हो गए। यही हमने यहाँ पर डिफाइन किया, प्लस हमने पैडिंग को डिफाइन किया 10 पिक्सल्स। तो हेडिंग में हेडिंग के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ और पैराग्राफ में पैराग्राफ के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हुआ, है ना। बट अगर आप चाहते हो कि भाई जो हमने डिफाइन किया था स्टाइल वो सिर्फ पैराग्राफ या हेडिंग पर ही एप्लीकेबल हो, तो आपने उस केस में क्या करना होगा, मैं इस एग्जांपल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर Ctrl O, तो हमें सिर्फ पैराग्राफ पर चलाना है इसको। ठीक है, बट कॉल दोनों पर ही रखना है, आउटपुट एक पर ही आना चाहिए। तो क्या करोगे, क्लास कैसे लिखोगे? पी, बोलो बोलो, सही कह रहे हो कुछ? कॉमा पी कहाँ लिख दें? कहाँ? यहाँ नहीं, और कोई ट्राई करो। ऊपर क्या करूँ, कहाँ पर? हाँ, यहाँ पे क्या कर दें? ओनली पी या कुछ और भी करना पड़ेगा? नहीं, लास्ट में कुछ नहीं करना, इतने से काम हो जाएगा। आपको बताना है पी एलिमेंट और उसके ऊपर क्लास क्या है, सिटी। तो देखना है सिटी हमने 2 जगह एग्जीक्यूट किया, लेकिन सिर्फ पैराग्राफ पर ही इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अगर आप एलिमेंट के साथ बाइंड करना चाह रहे हो तो एलिमेंट का नेम डॉट क्लास का नेम, इस तरह से आप कर सकते हो। एलिमेंट का नेम बाद में नहीं आएगा। क्या? कई बार क्या होता है, जब आपके पास किसी अदर डिजाइनर का डिजाइन किया हुआ कंटेंट मेंटेनेंस के लिए आता है, हमें नहीं पता ना सामने वाले का तरीका क्या है लिखने का, और आपको डेटा फिल्टर करना हो, तो आप सिंपली उसकी CSS में जाके जिस एलिमेंट पर आप रिजल्ट चाहते हो उस एलिमेंट का नेम डाल दो, सिर्फ उतने पर ही वो इफेक्टिव रहेगा। हाँ, अगर आप चाहते हो कि ये मेरा दोनों पर काम करे
लेकिन उसके अलावा किसी और पर काम ना करें, सिर्फ हेडिंग और किस पर, पैराग्राफ पर, तो आप क्या लिखेंगे, h2.city और p.city। इसका क्या मतलब बना, अब ये क्लास सिर्फ इन पर अप्लाई होगी, लेकिन अगर मैंने कहीं पर h1 रखा हुआ है और h1 को मैंने यहाँ पर क्लास दिया हुआ है सिटी, तो अब क्या होना चाहिए, कौन सी, h2 वाली और पैराग्राफ वाली, समझ आ गया। तो बहुत इजीली आप अपनी क्लास को फिल्टर कर सकते हो। देखो सिनेरियो क्या है ना, कि हमेशा आपको बिल्कुल एकदम स्क्रैच से काम करने के लिए नहीं मिलेगा। आपका अगर बिल्कुल स्क्रैच होगा फिर तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। परेशानियां कहाँ आती है, जब किसी दूसरे के काम को फिक्स करना पड़ता है, तो हमें फिर डील करना आना चाहिए ना उसके साथ, कि कैसे इसको फिल्टर करें डेटा को। आप उसको ये तो नहीं बोल रहे सर मैं तो पूरा डिलीट करके दोबारा से बना दूंगा तो उसमें टाइम भी तो जाएगा ना। तो जैसे एक होता है ना, हमारे आज की डेट में कंप्यूटर के इस युग में हार्डवेयर इंजीनियर बहुत सारे हैं। अब जैसे लक्ष्मी नगर वगैरह आप जाओगे अपना कंप्यूटर लेके, वो क्या कहेगा कि जी पूरी विंडो हटा के नई विंडो डाल देते हैं, तो इंजीनियर थोड़ी ना है, वो काम तो कोई भी कर सकता है, तुम भी कर सकते हो, एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाओ, लगाओ और नई विंडो डाल दो उसमें। उसमें कलाकारी क्या थी, कलाकारी तो वो है ना कि जब आप उसी खराब विंडो को फिक्स कर दो, है ना तो वो बना डीबगर। तो हमारे डेवलपर के फील्ड में एक प्रोफाइल आती है डीबगिंग, जो कोड को डीबग करता है और उस बग्स को फिक्स करके प्रोजेक्ट को वापस से लाइव कर देता है। ये नहीं कि एरर आया बंद सब डिलीट और शुरू से बनाते हैं फिर से, वो नहीं। चलिए, तो आई होप डिफरेंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यूज ऑफ द क्लास एट्रीब्यूट इन जावास्क्रिप्ट। तो देखो क्लास का यूज क्या होता है, कब हमें क्लास बनाना है, ये हमने लास्ट क्लास में समझा था। क्लास एट्रीब्यूट, स्टाइल एट्रीब्यूट और आईडी एट्रीब्यूट कब कहाँ यूज करोगे, बताओ जरा फिर से एक बार। स्टाइल एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट कब कहाँ किस सिचुएशन में यूज करना है। स्टाइल तो सर वहाँ करेंगे सर, हमें अगर सर मल्टीप्लर वो है ज़्यादा है, तो एक अगर एक को करना है तो सर स्टाइल देंगे, ठीक है। सर ज़्यादा सबको करना है तो सर क्लास देंगे, ठीक है। और आईडी, हाँ इसको थोड़ा रिफाइन करो जो बताना चाह रहे हो, आईडी वाला कोशिश सही कर रहे हो। नहीं अभी आया नहीं ना क्लियरली मेरे पास आंसर। यूनिक चीज जैसे कि स्लाइडर, यानी कि जहां हमें जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करना हो या फिर हमें क्लास को ओवरराइड करना हो। ठीक है, सीखा था ना हमने कि आईडी जो होती है वो क्लास को ओवरराइड कर सकती है, तब उस केस में आपने यूज करना है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अगर हम इस तरह से देखें एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जैसे कि अडोबी ड्रीमवीवर एक सॉफ्टवेयर होता है ना, इसको रन करते हैं, यहाँ भी कोडिंग कर सकते हैं हम तो, बट बाद की बात है, बहुत लेटर ऑन जाके देखेंगे। फिलहाल अभी जस्ट एक प्रैक्टिकली आईडी का आपको डेमो देता हूँ। हम यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट में एक आईडी बना रहे हैं। आईडी का नेम क्या है, डेमो। हमने यहाँ पर बैकग्राउंड डिफाइन किया, ठीक है। और हम यहाँ पर एक डिव एलिमेंट बना लेते हैं। क्लिक करिए, और अभी हमने इस डिव को कोई आईडी ऑफर नहीं किया है ना, तो मैं यहाँ पर
इस तरह के दो डिव बना देता हूँ। तो फर्स्ट वाले डिव के साथ आते हैं, यहाँ आईडी में आते हैं, क्या लिखा है, डेमो। ठीक है, हमने यहाँ पर डेमो को एसोसिएट कर दिया है, कलर चेंज हो गया। अब अगर मैं सेकंड वाले डिव को सेलेक्ट करता हूँ और मैं अगर यहाँ आता हूँ तो क्या डेमो है यहाँ पर, नहीं है ना, रिमूव हो गया ना अपने आप लिस्ट में से। क्यों? क्योंकि वो आपने यूज कर लिया है। आईडी एक ही बार यूज हो सकता है ना। अब अगर ये क्लास होता, अब हम लोग सेकेंड एलिमेंट पर आएंगे, सेलेक्ट करेंगे, क्लास में आएंगे तो डेमो अवेलेबल है आपके लिए अभी भी। आईडी कैन अप्लाई ओनली वन HTML एलिमेंट एंड क्लास कैन अप्लाई एनी HTML एलिमेंट। ध्यान रखना ये चीज। अब यहाँ पर आपको एक मैजिक दिखाता हूँ। स्टेटमेंट तो ये कहती है, देखो प्रैक्टिकली क्या हुआ कि आईडी एक बार एसोसिएट हुआ, दूसरे एलिमेंट के लिए अवेलेबल ही नहीं रहा, खत्म। बट आप आईडी के साथ ऐसा जबरदस्ती कर सकते हो, आप उसको बोलो नहीं हमें इस पे भी अप्लाई करना है, ये मना नहीं करेगा। कोड के अंदर डिजाइन के एथिक्स ये कहते हैं कि नहीं होगा, उसने डिसमिस कर दिया ऑटोमेटिकली। बट यहाँ देखो अप्लाई हो रहा है ना दोनों पे। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे जब आप इसको आगे लेके बढ़ोगे? डिजाइन तो बन जाएगा आपका, लेकिन कब तक? जब तक जावास्क्रिप्ट नहीं है। जैसे ही आप जावास्क्रिप्ट लगाओगे कोड ट्रिगर ही नहीं होगा। कोड बार बार ये कहेगा किस एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना चाहते हो ये बताओ पहले। अब उसको मिल रहे होंगे दो डेमो, तो कोड चलेगा ही नहीं आपका। तो इसलिए ध्यान रखना, आप जबरदस्ती कोड में लिखकर तो चला लोगे आईडी मल्टीपल एलिमेंट के ऊपर, ठीक है, लेकिन वो जावास्क्रिप्ट के साथ बाइंड नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। तो जावास्क्रिप्ट कब ट्रिगर होगा? जब आईडी पूरे डोम में उसको सिर्फ सिंगल टाइम मिलेगा, तब जावास्क्रिप्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये भी एक सिचुएशन डाल दी जाती है इंटरव्यू के टाइम में कि भाई नहीं आईडी तो अप्लाई हो जाती है, हाँ जी बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन जावास्क्रिप्ट नहीं चलेगी फिर, ठीक है। तो आपको सारे इफ एंड बट पता होने चाहिए। तो यही सेम काम अगर आप नोटपैड के थ्रू करोगे वहाँ भी हो जाएगा। लेकिन डिज़ाइन के एथिक्स क्या कहते हैं कि एक बार अगर आईडी किसी को हमने असाइन कर दिया, जैसे मैं मान लो ऊपर वाले एलिमेंट से आईडी को हटा देता हूँ और देखो नीचे वाले के लिए अवेलेबल हो जाएगा, फ्री हो गया ना। अब देखो ऊपर वाले के लिए नहीं मिलेगा, जाइए यहाँ पर आईडी रिमूव, है ही नहीं, आईडी खत्म हो गई, एक ही बार चल सकती है ना। चलिए, तो यहाँ पर क्लास एट्रीब्यूट की बात करें हम लोग। द क्लास नेम कैन ऑल्सो बी यूज्ड बाय जावास्क्रिप्ट टू परफॉर्म सर्टेन टास्क फॉर स्पेसिफिक एलिमेंट। तो जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस एलिमेंट्स विद अ स्पेसिफिक क्लास नेम। ध्यान रखना, क्लास के लिए लिखा जाता है गेट एलिमेंट्स, ठीक है, एस आ जाएगा, बाय क्लास नेम। और अगर आईडी होता तो होता गेट एलिमेंट बाय आईडी, एलिमेंट्स नहीं होगा आईडी के केस में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दिखाता हूँ VS कोड में, डेमो एक्सटेंशन डॉट HTML, HTML5, हमारे पास एक पैराग्राफ है, हमने इसको एक आईडी ऑफर किया लाइक डेमो, और हमने यहाँ पर डिफाइन किया स्क्रिप्ट टैग। और यहाँ पर आप एक फंक्शन बना लेते हैं, माई फंक्शन। अब लिखिए यहाँ पर वेरिएबल x इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट। तो जब आप गेट करते हो किसी भी एलिमेंट को डोम से, तो इतने सारे तरीके होते हैं। क्या लिखा रहा है? गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी यूनिक है। अब क्लास मल्टीपल पर असाइन होती है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है? गेट एलिमेंट्स। समझा है? तो ध्यान रखना, यूनिक के लिए ओनली एलिमेंट आएगा, और मल्टीपल पर अगर तो आपका पॉइंट होगा तो एलिमेंट्स हो जाएगा। इससे से क्या, गेट एलिमेंट्स बाय नेम। इसका क्या मतलब हुआ? एलिमेंट्स बाय नेम, यानी कि जिसमें नेम एट्रीब्यूट हमने यूज किया होगा, तो वहाँ पर गेट एलिमेंट्स बाय नेम हो जाएगा। जैसे फॉर्म होता है ना, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, नेम इक्वल टू लास्ट नेम, नेम इक्वल टू डेट ऑफ बर्थ, इस तरह से। गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, तो आप टैग के नेम डाल सकते हो उसके अंदर,
तो यहाँ पर टैग तो एक ही होता है, पैराग्राफ के मल्टीपल टाइप तो होते नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? ये तो बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है हमारे लिए। यानी कि जब आपको एक साथ मल्टीपल टैग्स को टारगेट करना, तो जैसे हम लिखते हैं ना ग्रुप सेलेक्टर पी कोमा H1 कोमा, उस तरह की चीज़। तो अलग अलग ऑप्शन होते हैं हमारे पास। लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर एक और चीज़ आ गई, क्वेरी सेलेक्टर। जब लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे डिटेल में तब डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, एक वेरिएबल हमने बनाया एक्स, और स्क्रिप्ट हमने क्या बनाया, एक फंक्शन माई फंक्शन। ठीक है, अब ध्यान रखना, जैसे क्लास का नेम जब आप डिफाइन करते हो तो नंबर से शुरू नहीं कर सकते हो, स्पेस नहीं लगा सकते हो। वैसे जावास्क्रिप्ट में जब आप कोई नेम डिफाइन करोगे वहाँ भी सेम चीज़ का आपने ध्यान रखना है। डिटेल में आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना है कि नंबर से शुरुआत नहीं होगी, स्पेसिंग नहीं होगी। ठीक है, और जब भी कोई फंक्शन बनता है उसके आगे बनाना ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, इनका आपने यूज़ करना है। फिर CSS की तरह आपने कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है। अब इसका क्या मतलब है, माई फंक्शन तब तक कहीं पर ट्रिगर नहीं होगा जब तक आप इस माई फंक्शन को ये नहीं बताओगे कि ये एग्जीक्यूट कब होगा। तो जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में यहाँ पर क्या है, एक बटन है। अगर आप कोड में आओगे कंट्रोल U प्रेस करने के बाद, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑन क्लिक ये फंक्शन जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। जब ये फंक्शन ट्रिगर होगा माई फंक्शन, तो उसमें हमने क्या लिखा, वेरिएबल एक्स। एक्स क्या है, कुछ भी हो सकता है, जैसे मैथमेटिक्स में हमारा होता है XYZ, कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं ना हम लोग किसी भी सम्स को सॉल्व करने के लिए। एक प्रपोज्ड नेम है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन नंबर नहीं हो सकता। नेम नंबर नहीं हो सकता, 1 2 3 नहीं रख सकते हो, ONE1 लिख सकते हो, चलेगा। तो हमने क्या लिखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। सभी में क्लास क्या है, तो हमने यहाँ पर बोला है कि इस डॉक्यूमेंट में जितनी भी सिटी के नाम से क्लास है, हमने इसको क्या बोला, मैथ में आपने पढ़ा होगा लूप, फॉर लूप। हमने फॉर लूप लगाया हुआ है। हमने बोला 0 से शुरू हो और जितनी भी x की लेंथ हो, तो x की लेंथ किस में काउंट होगी, सिटी के अकॉर्डिंग। तो सिटी की जितनी भी लेंथ है तब तक लूप चलता रहे जब तक आपका ये एंड ना हो जाए, और सबका डिस्प्ले क्या हो जाए, नन। नन मतलब हाइड हो जाएगा। तो यहाँ देखो 1 क्लिक में सारे ऑफ हो गए। ठीक है, तो ये डिटेल में आगे समझोगे जब JS पढ़ोगे कि कैसे काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आईडी के बारे में। The HTML ID attribute is used to specify a unique ID for an HTML element. You cannot have more than one element with the same ID in an HTML document. है ना, समझ चुके हैं इसके बारे में। So the ID attribute specifies a unique ID for an HTML element. The value of ID attribute must be unique within the HTML document. The attribute is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. जैसे एग्जांपल के तौर पर ये हमने एक टेस्ट पेज बनाया हुआ है। अब आप यहाँ पर देखोगे जावास्क्रिप्ट कैसे इसको मैनिपुलेट कर रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक बर्गर का आइकन बना रहा है। आप जैसे इसको क्लिक करोगे ये एक्सपेंड हो गया, और अगेन आप क्लिक करोगे ये कलेप्स कर जाएगा। तो यानी कि कहीं ना कहीं इस पेज में आईडी का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि एक ही एलिमेंट पे काम हो रहा है ना। तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल U, प्रेस करेंगे कंट्रोल F, यहाँ लिखेंगे ID इक्वल टू, देखो क्या लिखा आ रहा है, माई टॉप नेम। ठीक है, आईडी का यूज हुआ है साथ में। अब ये क्या होता है कि जब आप इस बटन को ट्रिगर करते हो, ये सब छोटा बड़ा करने पर तो ये लुक चेंज हो रहा है, इसमें जावास्क्रिप्ट का कोई काम नहीं है। जावास्क्रिप्ट का काम सिर्फ इतना है, क्लिक किया ये ऑन हो गया, ये JS है। तो अभी हम लोग यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे और आपको कुछ दिखाते हैं इधर। तो आप नोटिस कीजिएगा ये जो हमारा टॉप नैप बार है, जब आप क्लिक करते हो यहाँ पर तो इसमें कुछ ऐड होगा। यहाँ देखो आईडी क्या है, माई टॉप नैप। जैसे मैं नैप बार बंद करूँ, देखो रेस्पॉन्सिव की क्लास है वो रिमूव हो जाएगी। यहाँ से क्या लिखा रहा है, कंटेनर टॉप नैप। लेकिन जैसे मैं क्लिक करूँगा उसमें रेस्पॉन्सिव की क्लास ऐड होती है। अब ये देखो हमने जावास्क्रिप्ट में यहाँ कहीं डिफाइन कर रखा है। इसके नीचे क्या लिखा हमने कि अगर माई फंक्शन ट्रिगर होगा तो माई टॉप नैप जो एलिमेंट है हमारा, हमने इसमें क्या बोला कि अगर उसमें
क्लास का नेम है कंटेनर टॉप नैप, तो उसमें एक और क्लास ऐड कर दो रिस्पॉन्सिव का, और अगर ऑलरेडी है तो उसमें से हटा दो। तुमने इफ एल्स के अंदर उसको बाइंड कर दिया, नहीं है तो रिस्पॉन्स क्लास लगा के आओ, और लग चुकी है तो उसको हटा के आओ। तो जब आप बर्गर आइकन पे क्लिक करते हो टैब पर ऐड हो जाती है, उसी टैब पर रिमूव भी हो जाती है, यानी कि टॉगल बटन, जिससे कि आपका इलेक्ट्रिक स्विच होता है, सेम बटन से लाइट ऑन, सेम बटन से लाइट ऑफ। तो चलिए इस एग्जांपल हम लोग देखेंगे आईडी से क्या हो रहा है। The attribute is used to point to a specific style declaration in a style sheet. It is also used by JavaScript to access and manipulate the element with the specific ID. The syntax for ID is write a hash character instead of dot followed by an ID name. Then define the CSS properties within curly braces. अब क्या मुझे ID में CSS लिखनी चाहिए? Choice is your, आपने क्या करना है। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि हम आईडी का सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आईडी के अंदर कोई स्टाइल स्ट्रक्चर नहीं रखते, सिर्फ हमें एलिमेंट को मैनेज करने के लिए चाहिए। अगर आप चाहें तो इसके अंदर डिज़ाइनिंग भी कर सकते हो। जब आप जॉब पर जाओगे तो हो सकता है कि आप जिस कंपनी में जॉब के लिए जाएं वहाँ पर क्लास का यूज़ ही ना होता हो, वो हर एक काम के लिए आईडी ही यूज़ करते हो, ठीक है। लेकिन वो हर एक काम के लिए आईडी क्यों यूज़ करें? क्योंकि क्लियरिटी नहीं है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपको क्लियरिटी है तभी तो आप सभी चीज़ों का इस्तेमाल करोगे, कब कहाँ किसको लगाना है। नहीं तो आप हर चीज़ के लिए एक ही टूल का इस्तेमाल करते रहोगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर फोटोशॉप में आपको जब कटआउट सिखाया जाता है तो हमें क्या पता था? पेन टूल। लेकिन क्या पेन ही एक तरीका है कटआउट निकालने का? नहीं, और भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर बैकग्राउंड बहुत अच्छे से कंट्रास्ट है हमारा और ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट कलर में है तो आप कलर रेंज के थ्रू भी कटआउट निकाल सकते हो। आप लेयर मास्क से भी सेम काम कर सकते हो, आप मैजिक वर्ड से भी सेम काम कर सकते हो, आप क्विक सिलेक्शन से भी सेम काम कर सकते हो, आप मैग्नेटिक लेसो टूल से भी सेम काम कर सकते हो। तो निकले ना बहुत सारे तरीके, लेकिन पता होना चाहिए। वही प्रॉब्लम है कंपनी के अंदर कि जब आप एज अ इंटर्न कहीं जाते हो वो कहेगा नहीं आईडी ही इस्तेमाल करना। उसने बोल दिया, हमने मान लिया, हमने क्वेश्चन ही नहीं किया, क्यों? ठीक है, तो ध्यान रखना, जहाँ पर यूनिकनेस की बात आएगी, जहाँ पर ओवरराइड करने की बात आएगी, तभी आईडी को लगाइए, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट, तो हमने यहाँ पर आईडी के अंदर अपना कुछ डिज़ाइन CSS स्टाइल वगैरह कॉल किया और आईडी को हमने एसोसिएट किया H1 के साथ, ठीक है। रन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे इसके ऊपर स्टाइल वगैरह कॉल हो गया। तो अभी तो सिर्फ क्या हुआ है कि जो काम आप क्लास से कर सकते हो वो सेम काम आप आईडी से ले रहे हो। अभी कुछ ऐसा इसमें मैजिक नहीं हो रहा है कि आईडी से ये बदलाव आ गया इसके अंदर। द आईडी नेम इज केस सेंसिटिव जस्ट लाइक CSS में जो हमारा क्लास नेम है। द आईडी नेम मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन कैरेक्टर, कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर एंड मस्ट नॉट कंटेन वाइट स्पेस। यानी कि आप जो भी आईडी लिख रहे हैं वो 2 वर्ड की नहीं होनी चाहिए। अगर 2 वर्ड की है तो उसमें हाइफन या अंडरस्कोर लगाओगे, इसका ध्यान रखना। Difference between class and ID. A class name can be used by multiple HTML element while an ID name must only be used by one HTML element within the page. So जैसे कि header या वेबसाइट में footer क्या होता है? एक ही बार होता है, मल्टीपल टाइम नहीं होता है। तो ऐसे केस में हम ID का यूज़ कर सकते हैं। तो आप पूरे एग्जाम्पल में देखो H1 माई हेडर माई सिटीज़, और उसके बाद हमारी जितनी भी नंबर ऑफ सिटीज़ हैं वो आपको उसका नीचे दिखाई देंगी। इसका और डिटेल डेमो जब जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे तब हम लोग देखेंगे। दूसरा आईडी हमने कहाँ यूज़ किया था? एंकर लिंकिंग, बुकमार्क्स जो हम लोग बनाते हैं। HTML bookmarks are used to allow readers to jump to a specific part of a web page. Bookmark can be useful if your page is very long. To use a bookmark, you must first create it and then add a link to it. Then, when the link is clicked, the page will scroll to the location with the bookmark. तो जैसे हमने एक HTML एलिमेंट H2 को ID दिया है C4, चैप्टर 4 का शॉर्ट फॉर्म में हमने डिफाइन किया है। देन अगर आप चाहते हो कि जब विजिटर किसी बटन को ट्रिगर करे और ये खुल जाए तो आपने href में क्या लिखना होगा? हैश ID का नेम। तो ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पर हमने चैप्टर 4 को जैसे ही क्लिक करेंगे तो चैप्टर 4 एकदम टॉप में आके स्टॉप हो जाएगा, या अगर हम लोग चैप्टर 10 को क्लिक करेंगे चैप्टर 10 टॉप में आ जाएगा, इस तरह से। तो ये बुक मार्किंग आप कर सकते हैं।
और अगर आप चाहते हो कि हम जब पेज ओपन करें तो वो पेज भी उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जहाँ से हम चाह रहे हैं उसको, तो आपने क्या करना है उस केस में, फाइल का नेम और जिस फाइल में आप जा रहे हैं उसमें उसका पर्टिकुलर आईडी आपको बताना होगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है C4, तो जब पेज को आप विजिट करोगे, दिखा देता हूँ, देखो मैं यहाँ पर जाके इतना लिख देता हूँ, तो देखो पेज क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। या फिर अगर आपको नंबर 10 से शुरू करना, लिख दीजिए नंबर 10, देखो 10 से स्टार्ट हो गया। लेकिन 11, 12 या उससे पहले का कोई नंबर चलाओगे नहीं चलेगा, क्योंकि इस पेज में दो ही आईडी अवेलेबल है। आप देख सकते हो या तो C4 है या C10, इसके अलावा और कोई आईडी एसोसिएट नहीं है। कोई बना दोगे तो चल जाएगा। Next, using the ID attribute in JavaScript, the ID attribute can also be used by JavaScript to perform some task for that specific element. So JavaScript can access an element with a specific ID with the help of getElementById method. तो हमने अपना एक एलिमेंट जो है वो गेट किया यहाँ पर विद हेल्प ऑफ आईडी, और उसका आईडी नेम क्या है, माई हेडर। यहाँ जाइए, प्रेस कीजिए Ctrl+U, H1 को हमने एक आईडी दिया है, क्या, माई हेडर। अब मैंने 2 बार लिख दिया आईडी आप देख सकते हो 2 बार लिखा हुआ है, तो क्या लगता है दोनों अपडेट होने चाहिए, हो जाएंगे दोनों अपडेट, होने चाहिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा था, और यहाँ कितनी बार यूज है, 2 बार यूज है, तो कितने लोगों को लगता है भाई आउटपुट आना चाहिए, तो जावास्क्रिप्ट लग चुकी है, अब क्या होगा हाँ, तो चलिए ट्राई करेंगे। यहाँ पर पहला एलिमेंट ठीक है उस पर चल गया, उसके बाद के जितने एलिमेंट होंगे उस पर इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, फेल हो गया ना। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। तो जब भी आप एक नाम के एक से ज़्यादा डिफाइन करोगे तो ये फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड करेगा, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट को होगा आपने सेम आईडी दिया होगा नहीं चलाएगा। मैंने ओनली एलिमेंट लिखा है, एस नहीं लगाया। हाँ, तो यानी कि आपका एलिमेंट का नेम क्या है, माई हेडर, तभी तो हम उसको यहाँ पर गेट करेंगे उसकी आईडी के बेसिस पर। और हमने क्या बोला, इनर एचटीएमएल में जहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा है उसको हैव अ नाइस डे से रिप्लेस कर, तो वो रिप्लेस हो गया ऑन क्लिक। इसी को मैनिपुलेशन बोलते हैं कि किसी भी एग्जिस्टिंग मैटर को आप रिप्लेस करा दो, कलर चेंज कर दो, एनिमेशन करा दो, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना आई फ्रेम। तो आई फ्रेम के लिए हम लोग आई फ्रेम वाली फाइल में आ जाते हैं। आई फ्रेम का बेनिफिट क्या है, आप अपने एग्जिस्टिंग वेब पेज के अंदर किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को ओपन करा सकते हो, ठीक है। जैसे यूट्यूब पर हमें पता है वीडियोस अवेलेबल होते हैं, गूगल मैप के ऊपर मैप अवेलेबल होता है। तो जनरली जितनी भी कोई वेबसाइट बनती हैं, जैसे मैं लिवास्तु का एग्जांपल ले लेता हूँ आपके सामने, तो एक कॉन्टैक्ट का पेज होगा, यहाँ पर कॉन्टैक्ट का पेज होगा तो यहाँ पर एड्रेस भी होगा, एड्रेस होगा तो साथ में लोकेशन भी होगा। तो ये मैप अगर अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना हो तो कैसे होगा, इसी के लिए हमें चाहिए आई फ्रेम। तो क्या इस वेबसाइट में अगर हम लोग इंस्पेक्ट करें तो यहाँ पर आई फ्रेम का यूज हुआ है, कोशिश करते हैं ढूंढने की। क्या दिखाई दे रहा है, आई फ्रेम लिखा है, इसी से आपका मैप चल रहा है। तो चलिए, एन HTML आई फ्रेम इज यूज्ड टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज। एक वेब पेज के अंदर आप दूसरा पेज एक्सपीरियंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आई फ्रेम। तो ये एक तरह से ऐसा समझो कि जैसे ये हमारा रूम है, अगर इस रूम से अगर आपको अंदर या बाहर कहीं देखना होगा, ठीक है, कि भाई अंदर मतलब कि मैं इस वॉल से दूसरे रूम में देखना चाह रहा हूँ, तो क्या चाहिए आपको, एक विंडो। वैसे ही ये आपके वेब पेज में एक विंडो बना देता है, जिसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं, आई फ्रेम। सो HTML iframe syntax. The HTML iframe tag specifies an inline frame.
An inline frame is used to embed another document within the current HTML document. इसमें स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सिंटैक्स अपना आई फ्रेम, यहाँ पर आपको सोर्स यूआरएल और इसका टाइटल आपको बताना होगा. यहाँ इन बिटवीन कुछ भी नहीं आएगा. ठीक है. It is a good practice to always include a title attribute for the iframe. This is used by a screen reader to read out what the content of the iframe is. ठीक है. अगर मैप होगा तो वो बोल के बताएगा. यहाँ पर आपने लिखा होगा गूगल मैप, तो गूगल मैप अनाउंस करेगा एंड यूजर को. iframe के अंदर हम लोग विड्थ और हाइट भी सेट कर सकते हैं. सो यूज द हाइट एंड विड्थ एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द iframe. तो एग्जांपल कुछ इस तरह से हमने यहाँ पर बनाया अपना. यहाँ पर हाइट है, विड्थ है. आप जब क्लिक करोगे तो इसके अंदर देखो एक पेज ओपन हो रहा है. अब ये जो पेज हमारा यहाँ ओपन हुआ है, इसका आप यूआरएल देखो. क्या नाम है इसका? demo_iframe.html. अब अगर हम लोग यहाँ आते हैं और फाइंड करेंगे डेमो के नाम से, तो दिखाई दे रहा है फाइल. एक्चुअल में ये पेज ये वाला था जो आपने उसके अंदर देखा. तो आप किसी अपने वेब पेज को या किसी लाइव वेबसाइट को भी आप आई फ्रेम के अंदर चला सकते हो. और यू कैन ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द CSS विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी. तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप क्लास इक्वल टू भी इसमें कॉल करा सकते हो. आई फ्रेम में डिफ़ॉल्ट आपको एक बॉर्डर मिलता है देखने के लिए, जो आपको दिखाई दे रहा है. अगर आप इस बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर बॉर्डर को भी रिमूव कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट एन आई फ्रेम हैज अ बॉर्डर अराउंड इट. टू रिमूव द बॉर्डर, ऐड द स्टाइल एट्रीब्यूट एंड यूज द CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी. हमने क्या लिखा? नन. तो बॉर्डर रिमूव हो जाएगा. With CSS you can also change the size, style and color of the iframe border. आप यहाँ जाके बॉर्डर का स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो. नेक्स्ट, iframe टारगेट फॉर अ लिंक. आप चाहते हो कि आपके वेब पेज में अगर क्लिक पर कोई लिंक ओपन होगा तो वो अलग किसी टैब में ओपन ना हो, विंडो में ओपन ना हो, सेम पेज के अंदर जो iframe हमने लगाया उसी में उसका रिजल्ट मिल जाए. So an iframe can be used as the target frame for a link. The target attribute of the link must refer to the name attribute of the iframe. तो आप यहाँ नोटिस करें, हमने लिखा name इक्वल टू iframe_a. तो जब हम लोग लिंक ओपन कर रहे हैं तो हमने क्या बोला? iframe a में ओपन होगा. इस बार में ब्लैंक वगैरह नहीं डिफाइन किया है. तो जैसे आप क्लिक करेंगे इस विंडो में आपको मेरी वेबसाइट खुलती हुई दिखाई देगी. वेट कीजिए. तो मैंने बोला था ना, आप वेब पेज के अंदर वेब पेज या फिर किसी लाइव वेबसाइट को भी चला सकते हो. देखो पूरी वेबसाइट इसके अंदर आ गई है ना. तो ये आई फ्रेम के अंदर पॉसिबल है. अब हमें कोई मैप वगैरह अगर लेके आना हो तो उसको आप कैसे लेके आओगे, उसकी बात कर लें. तो सबसे नीचे आते हैं. यहाँ पर आप देखोगे एक गूगल मैप अवेलेबल है. गूगल मैप कैसे कॉल होता है उसके लिए आपने यहाँ जाना है maps.google.com. आप यहाँ से लोकेशन सर्च कर लेंगे, जैसे कि अरीना एनिमेशन प्रीत विहार. ये लीजिए, ये अपना लोकेशन आ गया. यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा शेयर. शेयर के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा एम्बेड. क्या लिखा है? आई फ्रेम. कोड को कॉपी कीजिए, क्लोज कीजिए, और जैसे ये फाइल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, Ctrl+O, और यहाँ पर हम इसको कॉल करना चाह रहे हैं. तो देखिए मैंने यहाँ पर आई फ्रेम को कॉल करा दिया इस तरह से. तो मैंने इसके लिए कोई कोड नहीं लिखा, सीधे हमने क्या करा, यहाँ वेबसाइट से कॉपी किया, शेयर के अंदर आके एम्बेड में और पेस्ट किया. अब कॉपी पेस्ट करने के बाद इसका जो आप रिजल्ट देखोगे वो कुछ इस तरह से मिलेगा. रिफ्रेश करिए अपने पेज को, नीचे आइए, थोड़ा वेट कीजिए, लोड हो गया. तो इसकी स्टाइलिंग वगैरह जस्ट हमें करना पड़ेगा और ये ओके हो जाएगा आपका. तो जैसे आप चाहते हो इसकी विड्थ फुल स्क्रीन हो जाए, तो यहाँ पर क्या लिखा है, विड्थ 600. हमने क्या लिख दिया, 100%.
ठीक है। 100% का मतलब ये कि अब आप जिस भी एरिया में इसको कॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली रिसाइज हो जाएगा। इसी तरह से आप YouTube वगैरह से अगर कोई वीडियो एसोसिएट करना चाह रहे हैं अपने पेज के अंदर, यहाँ जाइए और क्लिक करिए। आई फ्रेम दिखाई दे रहा है हमें, कॉपी कीजिए इसको और क्लोज कर दीजिए। और इसके बाद हम यहाँ पर इसको कॉल करा देंगे। विड्थ आप यहाँ सेट कर लीजिए लाइक 100%। अपने पेज में आइए, रीलोड करिए, स्क्रॉल डाउन करिए, क्लिक करिए, ठीक है। तो इस तरह से आप YouTube से कंटेंट को अपने पेज में कॉल करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आई फ्रेम से ही पॉसिबल है। ये मूवी देखना बहुत अमेजिंग मूवी है और यूनिवर्सल स्टूडियो का प्रोजेक्ट है। और हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन आई थिंक फर्स्ट प्रोजेक्ट इसका आया था 2010 में, यस। तो ये थर्ड पार्ट है इसका। वैसे इसकी वेब सीरीज बहुत सारी हैं अगर आप देखोगे तो, बट एनिमेशन बहुत अमेजिंग है। फिर इसका सेकंड पार्ट आया था, ठीक है, 2014 के अंदर, और तब से लेके अब जाके फिर से एक मूवी के तौर पर ही आपको देखने के लिए मिल रहा है। हाँ, प्राइम, यस, प्राइम पर है अवेलेबल। हाँ, रीचर, अच्छा, बहुत सही है उसका भी। तो ये इसका पहला पार्ट भी इसमें अवेलेबल है। ओके, सो आई फ्रेम का क्लियर हो गया अच्छे से किस तरह से इंटीग्रेट करना है। तो आप अपनी वेबसाइट में कोई वीडियो या कुछ भी एक्सटर्नल कंटेंट ऐड करना चाह रहे हो तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट, ठीक है, HTML के अंदर। सो जावास्क्रिप्ट मेक्स HTML पेजेस मोर डायनामिक एंड इंटरेक्टिव। अब जैसे कि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट अगर आप देखते हैं तो मैंने आपको कई बार दिखाया होगा जावास्क्रिप्ट डिसेबल करके। तो जब डिसेबल कर देते तो वेबसाइट एकदम डेड हो जाती है ना। ना कोई स्लाइडर काम करेगा, ना ही आपका कोई ये ड्रॉप डाउन वर्क करेगा उस केस में। इवन आपके ये भी काम नहीं करते हैं। तो किसी भी वेबसाइट को अगर आप इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हो तो जावास्क्रिप्ट आपने इंक्लूड करना रहेगा। तो जैसे हमने यहाँ पर एक बटन बनाया है, फिलहाल हम बटन के ऊपर क्या चाहते हैं कि जब यूज़र क्लिक करे तो करंट डेट एंड टाइम जो है वो डिस्प्ले हो जाए। तो जैसे हमने क्लिक किया तो आज की डेट, टाइम, ठीक है, वो सब आपको रिसीव हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर के अंदर 3:19 हो रहे हैं तो आपको सेम टाइम यहाँ पर भी दिखाई देगा। बट ये टाइम अभी क्या है, स्टिल है, ये वर्क नहीं कर रहा है ना। अगर हम लोग पेज को रीलोड करेंगे तो देखोगे आप यहाँ पर ये टाइम अपडेट होगा। अब देखो कितना हो गया, 19 से 20 हो गए ना। फिर आप क्लिक करोगे, जितनी बार आप क्लिक करोगे सेकंड अपडेट होते रहेंगे। तो आगे जब हम लोग थोड़ा सीख जाएंगे एडवांस तो मैं आपको फंक्शन को इसके अंदर बताऊंगा कैसे टाइम आउट वगैरह करते हैं। तो टाइम आउट जब आप सीख जाओगे तो आपका टाइम जो है वो वर्किंग हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑटोमेटिकली अपडेट हो रहे होंगे। तो जरा समझिए, स्क्रिप्ट टैग इज यूज टू डिफाइन अ क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, HTML, CSS। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। ऐसा समझो कि किसी भी वेबसाइट पर जब आप आते हो, आने के बाद कंट्रोल U प्रेस करने पर जो भी आपको दिखता है कोड, चाहे वो HTML हो, CSS हो, जावास्क्रिप्ट, jQuery, बूटस्ट्रैप, मटेरियल, ये सब क्लाइंट साइड होते हैं। यानी कि जो भी आपको ये यहाँ दिखाई दे रहा है ये सब क्या है, क्लाइंट साइड कोड है। सर्वर साइड अगर होगा तो कोड ही नहीं होगा,
एग्जाम्पल अरीना हाइफन multimedia.com। अब ये वेबसाइट आप पूरा देख सकते हो, बढ़िया से चल रही है सारी चीज़ें, बट कंट्रोल यू करोगे तो कोई कोड ही नहीं है, नहीं है ना। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक है। तो डायनामिक चीज़ों का डेटा आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि ये डेटा सर्वर से ही प्रोसेस होकर आपके पास तक आ रहा है। चलिए, तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करना होगा तो सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं ना हेड में स्टाइल, वैसे आपको लिखना होगा स्क्रिप्ट। ठीक है, अब स्क्रिप्ट जो है वो हेड और बॉडी दोनों में ही एक्सेप्टेबल है, कहीं भी लिख सकते हो। दूसरा एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब हम लोग प्रोफेशनली काम कर रहे हो तो स्क्रिप्ट को वहाँ लिखना जहाँ बॉडी टैग क्लोज होता है, उसके जस्ट ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट हाईली सेंसिटिव है। जैसे अभी आपने इन्वर्टेड कोड खुला छोड़ दिया तो एक क्लास एग्जीक्यूट हो गया। जेएस में एक डॉट, एक कॉमा, एक कॉलन, कुछ भी गलत होगा आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ से हमारी जो जर्नी होती है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रखना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाईली सेंसिटिव होती है, ये आउटपुट नहीं देंगी आपको। अगर आपके कोड में कुछ भी गड़बड़ हो गया, एक लेटर भी गलत लिख दोगे तब भी आउटपुट नहीं आएगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपको यहाँ से एरर दिखने स्टार्ट होंगे कि भाई आउटपुट नहीं आया तो क्यों नहीं आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ से इस फाइल को ओपन करिए और हम यहाँ जाके लिख देते हैं जैसे कि गेट एलिमेंट्स बाय आईडी। हमने जानबूझ के गलती कर दी। रिलोड करेंगे तो देखो आउटपुट नहीं आ रहा ना। F12 प्रेस करो, कंसोल में यहाँ लिखा आएगा। क्या गलती हुई है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, दैट्स व्हाई ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको बताएगा कहाँ किस लाइन में गलती है। ठीक है, तो एरर ब्राउजर में नहीं होंगे, ब्राउजर के अंदर डेवलपर मोड F12 कंसोल के अंदर किस लाइन में आपसे गलती हुई है ऐसे पता चलेगा। तो आपको अगर यहाँ पर दिखा दिया इसने तो बस आपको लाइन को ध्यान से देखना है, यहाँ से गलती शुरू हुई है, जहाँ से रेड हो गया, तो बस वहाँ से जाके पढ़ना स्टार्ट करो। यहाँ पर गलती है छोटी सी, इसको फिक्स कर दो, रिलोड करो, आउटपुट आ गया। ठीक है, so common uses of JavaScript are image manipulation, form validation and dynamic changes of content. ठीक है, to select an HTML element, JavaScript most often uses the document.getElementById method. This JavaScript example writes hello JavaScript into a HTML element with ID demo. तो हमने यहाँ पर क्या किया, बिना किसी ट्रिगर के डेटा को अपडेट किया। पैराग्राफ की आईडी क्या है? डेमो। तो हमने इस बार कोई ट्रिगर ही नहीं बनाया। जब आपने ट्रिगर नहीं बनाया, आपने क्या लिख दिया कि जैसे पेज लोड होगा उसके अंदर हेलो जावास्क्रिप्ट कॉल हो जाए, तो डेटा ऑटोमेटिकली कॉल होगा। अब उसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं कि आपका ह्यूमन इंटरवेंशन की भी आप क्लिक करोगे तब जाके डेटा वहाँ पर डिस्प्ले होगा। A taste of JavaScript. So here are some examples of what JavaScript can do. So click here. आप क्लिक करेंगे तो देखो आपका एग्जिस्टिंग कंटेंट क्या हुआ, रिप्लेस हो गया इस तरह से। या एग्जाम्पल के तौर पर हम जावास्क्रिप्ट से देखो CSS को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्टाइल डॉट, अब आप CSS लिखते हो तो क्या लिखते हो? फॉन्ट हाइफन साइज डैश लिखते हो ना। जावास्क्रिप्ट में डैश जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जावास्क्रिप्ट में स्पेस हट जाएगा और सेकंड वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल हो जाएगा। तो आप यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे देखो CSS भी आप मैनिपुलेट करा सकते हो जावास्क्रिप्ट से। या जैसे एग्जांपल के लिए मुझे लाइट ऑन करना हो, ऑफ करना हो, इस तरह के काम भी आप कर सकते हो। अब वो कुछ नहीं रहा हमारे पास, ऐसा नहीं कि इसने जेन्युइनली लाइट को ऑन किया, इसने मैनिपुलेट किया। मेरे पास लाइट यानी कि जो बल्ब ऑन है वो इमेज पहले से है फोल्डर के अंदर। अगर हम इमेजेस के फोल्डर में आएंगे तो आप देखो यहाँ पर ऑन ऑफ के नाम से मेरे पास इमेज पहले से। बस हो क्या रहा है, हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट हमारी इमेज क्या है? ऑफ की है। आप देख सकते हो पीछे डिफ़ॉल्ट इमेज क्या है? ऑफ। आईडी क्या है? माई इमेज। बस बटन पे मैंने बोला कि ऑन क्लिक लाइट
लाइट जो हमारा यहाँ पर फंक्शन है, हमने इसके अंदर एक पैरामीटर सेट किया स्विच SW, ये कुछ भी हो सकता है, मुझे स्विच समझ में आया, मैंने स्विच लिख दिया इसके अंदर। एक वेरिएबल हमने बनाया पिक, हमने बोला अगर स्विच की वैल्यू 0 है तो ऑफ कर दो, और अगर 1 है तो उसको क्या कर दो, ऑन। बस हमने जैसे इसको यहाँ से क्लिक किया लाइट ऑन हो गई, हमने क्लिक किया तो लाइट ऑफ हो गई, तो इमेज रिप्लेस हो रही। तब जरा F12 करेंगे, एलिमेंट्स में आएंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, और अब लाइट ऑन ऑफ करो तो देखो क्या हो गया यहाँ पर, URL ऑन ऑफ, ठीक है। अब लेकिन अगर किसी को ये दिखाओ नहीं तो उसको तो ये लगेगा ना फिर रियल में लाइट ऑन हो रही तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, ये सिर्फ एक तरह से धोखाधड़ी है, चला हुआ है, रियल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो रियल वाली चीज़ें आगे चल के देखें क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। इसी तरह से स्क्रिप्ट की तरह एक टैग आता है नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जब जावास्क्रिप्ट फंक्शनल ना हो तब नो स्क्रिप्ट काम करेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपके ब्राउज़र में जाके सेटिंग में जाके जावास्क्रिप्ट को ऑफ कर दिया, या हो सकता है कि आपका ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट ही ना कर रहा हो, उस केस में आपका नो स्क्रिप्ट एक्टिव होगा। The HTML NoScript tag defines an alternate content to be displayed to users that have disabled script in their browser or have a browser that doesn't support script। तो हमने लिखा है अगर स्क्रिप्ट फंक्शनल है तो डेमो के अंदर डेटा क्या हो जाए, हेलो जावास्क्रिप्ट, और अगर स्क्रिप्ट फंक्शनल नहीं है तो लिखा है सॉरी योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट। अभी क्या लिखा आ रहा है, हेलो जावास्क्रिप्ट। चलो जावास्क्रिप्ट बंद करके देखेंगे, सेटिंग्स, यहाँ लिखिए जावास्क्रिप्ट, क्लिक हियर, बैक करेंगे, हम सिक्योरिटी में है, साइट सेटिंग में आइए, जावास्क्रिप्ट ऑफ कर दीजिए। अब अपने इस पेज को रिलोड करिए, क्या लिखा रहा है ना। तो अगर किसी ने बंद किया था टेस्टिंग के लिए किसी भी रीजन की वजह से, तो वहाँ पर उसको कुछ मैसेज देना चाहिए। फ्लिपकार्ट ने ऐसा नहीं कर रखा अपनी वेबसाइट पर, जब भी जावास्क्रिप्ट बंद किया तो किसी को पता तो चले भाई JS को ऑन करो, ठीक है। उन्होंने क्या बोला, भाई मॉडर्न ब्राउजर में तो ऑलरेडी ऑन ही रहती है ना, ठीक है। तो उन्होंने डिफ़ॉल्ट वाली चीज़ को लेके चल रहे हैं वो लोग, बट उन्हें डालना चाहिए कि अगर किसी ने बंद किया है तो वहाँ पर लिखा आ जाए जावास्क्रिप्ट इज डिसेबल्ड, ठीक है। बट आप लोग सीख रहे हो हर एक चीज़ स्क्रैच से, तो आप ये मैसेज जब बनाओगे कोई ऐसा प्रोजेक्ट तो ज़रूर डालो। ज़रूर नहीं कि डिफ़ॉल्ट ऑन होता है तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप करके आओ। चलिए वापस ऑन करेंगे और रिलोड कर देंगे, ठीक है। तो आज की डेट में इतना रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। आज हमने कहाँ तक कंप्लीट किया अपना जावास्क्रिप्ट। सो एक दो क्लास और फिर हमारा ये कंप्लीट